Welcome you all in online chemistry. Myself is Pradeep Kumar, lecturer in chemistry. Today we are going to discuss the topic that is electrochemical principles of metallurgy, refining and uses of metals. And this topic we have taken from the chapter General Principles and Processes of Isolation of Elements, and it is part 4 of this chapter, and this chapter is concerned with the chemistry subject of class 10+2. So let us start with the topic electrochemical principles of metallurgy. मेटलर्जी में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स कैसे यूज होते हैं। यहाँ पे हम जो मेटल आयन है उसको या तो मॉल्टन स्टेट में लेते हैं या उसका सॉल्यूशन लेते हैं और उसकी रिडक्शन करवाते हैं ताकि उससे हमें मेटल मिल सके। और जो रिडक्शन है इट इज कैरिड आउट आइदर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस और विद द रिड्यूसिंग एलिमेंट। तो जो रिडक्शन है मेटल की मेटल आयन से उसको या तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा करवाते हैं या कोई रिड्यूसिंग एलिमेंट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मींस कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसके मॉल्टन स्टेट से या सॉल्यूशन में से, और रिड्यूसिंग एलिमेंट्स मींस कोई दूसरा एलिमेंट हम यूज करेंगे उसकी रिडक्शन हो जाएगी और जो हम एलिमेंट यूज करेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। सो दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे हमारे पास ये मेटल आयन है जिसके N पॉजिटिव जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस इट विल गेन N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल। ये है जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, और जब हम रिड्यूसिंग एलिमेंट को यूज करते हैं देन व्हाट विल हैपन, मेटल आयन जो है इट विल रिएक्ट विद दिस रिड्यूसिंग एलिमेंट। अब रिड्यूसिंग एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और मेटल आयन जो है वो रिड्यूस हो जाता है मेटल में। अब किस रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज करेंगे उसकी चॉइस किसके ऊपर बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स। द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स दीज आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। वो है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। और यहाँ पे डेल्टा जी नॉट क्या है हमारे पास, चेंज इन फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द मेटल आयन। और ई नॉट जो है, व्हाट इज दिस ई नॉट, इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रेडॉक्स कपल एंड एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट। N is the number of electrons gained by the metal ion. E naught is the electrode potential of the redox couple formed in the system. Redox couple formed means जब आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एलिमेंट यूज करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, मेटल आयन की रिडक्शन होगी, तो आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन सेटअप हो जाएगा। और जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF जो होगा इस सेल का, उसको हम ये ई डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। और इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है कि मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है। दस इट डिफर्स फ्रॉम मेटल टू मेटल, और ये मेटल टू मेटल वेरी करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने कुछ एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू शो की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, और इससे नीचे वाले जो एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है, और इससे ऊपर जो एलिमेंट है उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में है। सो मोर रिएक्टिव मेटल हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिन मेटल या एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उनकी वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू भी ज़्यादा होती है। मतलब ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा रिएक्टिव। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको कि जैसे हमारे पास सपोज करो एल्यूमिनियम है
और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन अगर हम टीन के साथ करेंगे तो टीन की नेगेटिव वैल्यू 0.14 है और एल्यूमिनियम की -1.66 है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू टीन। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। सो देयर रिडक्शन इज डिफिकल्ट। अब नेगेटिव में है वैल्यू तो इनकी रिडक्शन जो है वो बहुत कम होती है, मतलब कठिन होती है होना। इफ द डिफरेंस ऑफ द टू ई वैल्यूज दैट इज ई नॉट इज पॉजिटिव। अब अगर हम इन दो एलिमेंट्स या दो मेटल्स की ई नॉट की वैल्यू का डिफरेंस निकालें, अगर वो पॉजिटिव आता है, इट मीन्स डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। आपने देखा था कि हमारे पास अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होती है किसी भी रिएक्शन के लिए तभी वो स्पॉन्टेनियस होता है, अगर पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब यहाँ इक्वेशन के साथ भी नेगेटिव साइन है, तो अगर हमारे पास ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, एन हमारे पास पहले ही नंबर पॉजिटिव नंबर होगा और जो एफ है फैराडेज कांस्टेंट वो भी पॉजिटिव में होगा, तो जो नेगेटिव साइन इक्वेशन का है दैट विल रिप्रेजेंट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव। इट मीन्स वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा या स्पॉन्टेनियस होगा। द लेस रिएक्टिव मेटल विल कम आउट ऑफ द सोल्यूशन एंड मोर रिएक्टिव मेटल विल गो इनटू द सोल्यूशन। जिस मेटल की रिएक्टिविटी कम है उसकी रिडक्शन हो जाएगी, जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। मीन्स अगर सपोज करो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमने वही दिखाया है, लेस रिएक्टिव मेटल्स प्लस मोर रिएक्टिव मेटल। अब मोर रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से करता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लेस रिएक्टिव जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इट मीन्स लेस रिएक्टिव मेटल की रिडक्शन हो जाएगी और मोर रिएक्टिव मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। मोर रिएक्टिविटी मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लेट अस कंसीडर दिस रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास कॉपर आयन, आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एंड आयरन आयन बन रहा है। तो इस रिएक्शन में कॉपर आयन की रिडक्शन हो रही है कॉपर में और आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है आयरन आयन में। सो लेट अस सी देयर वैल्यूज। अगर हम इस रेडॉक्स कपल रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास कैथोड रिडक्शन किसके ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पे कॉपर की रिडक्शन हो रही है, मीन्स ई वैल्यू ऑफ कॉपर माइनस ई वैल्यू ऑफ दिस आयरन। और इनकी अगर वैल्यू देखें हम तो कितनी है, 0.34 माइनस 0.44। तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0.78 एंड दिस वैल्यू इज नाउ पॉजिटिव। अब ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। इट मीन्स ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। मीन्स अगर हम कॉपर आयन उसकी मॉल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में आयरन को डाल दें तो उसकी रिडक्शन वो रिड्यूस करवा देगा इसको। सो दिस इज द रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Fe सॉलिड। जब हम एक्वस सॉल्यूशन कॉपर में आयरन को डालते हैं तो कॉपर की रिडक्शन हो जाएगी, आयरन जो है इसके आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं। नाउ इन सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस द Mn positive ions are discharged at the negative electrode which is called cathode and deposited there। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स मॉल्टन स्टेट में से या एक्वस सॉल्यूशन में से मेटल आयन के इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में बदल जाएगा, मेटल एटम में, और वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। जिसके ऊपर रिडक्शन होती है उसको कैथोड कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसको हम एनोड कहते हैं। So precautions are taken considering the reactivity of the metal produced and suitable materials are used as the electrodes। अब जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो हमें मेटल की रिएक्टिविटी को भी ध्यान में रखना होता है
और जिस मेटल को हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसके मटेरियल को भी ध्यान में रखना होता है कि कहीं वो रिएक्टिव तो नहीं है। सो समटाइम ए फ्लक्स इज एडेड फॉर मेकिंग द मॉल्टन मास मोर कंडक्टिंग। कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि जो मॉल्टन स्टेट में है, ओर है मॉल्टन स्टेट में या मेटल आयन है मॉल्टन स्टेट में, वो कंडक्टिंग नहीं होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि उसमें कोई दूसरा मटेरियल डाल देते हैं जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, और उसके डालने से जो मॉल्टन मास है वो कंडक्टिंग हो जाता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाती है। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस एल्यूमिनियम। इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, प्यूरिफाइड alumina is mixed with cryolite Na3Al(F6) or fluorspar CaF2, which lowers the melting point of the mixture and make it conducting। एक्चुअल में जब हमने एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करनी है या एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में हम क्या करते हैं कि एल्यूमिना लेते हैं Al2O3 मॉल्टन स्टेट में लेंगे और इसको हम मिक्स कर देते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या है? इट इज Na3Al(F6) या फ्लोरस्पार डालते हैं। फ्लोरस्पार क्या है? CaF2। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को भी कम कर देता है, लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है और इस मिक्सचर को एक कंडक्टिंग भी बना देता है, मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। दिस फ्यूज्ड मास is electrolyzed in a steel vessel lined inside with carbon acting as cathode and graphite rods clamped with the copper acting as anode। अब हम इस मॉल्टन मास को किस में लेते हैं? एक स्टील के वेसल में लेते हैं जिसके अंदर आप यहां पे देख सकते हैं ये स्टील का वेसल है दिस, और इसमें हमने मॉल्टन एल्यूमिना और क्रायोलाइट डाला हुआ है और इस स्टील के अंदर एक कार्बन की लाइनिंग है ये वाली, और इस कार्बन की लाइनिंग क्या करती है? इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड भी कौन सा? यहाँ देखिए बैटरी का हमने नेगेटिव टर्मिनल इससे जोड़ा है, मीन्स यहाँ पे रिडक्शन होगी तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब एनोड के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे कार्बन की रॉड्स ली है, ग्रेफाइट की रॉड आप दे सकते हैं, उनको एक कॉपर के क्लैंप से ज्वाइंट किया हुआ है और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। तो इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो दीज रॉड्स दे विल एक्ट एज एनोड एंड दिस लाइनिंग ऑफ कार्बन इट विल एक्ट एज कैथोड। और हमने जो मॉल्टन एल्यूमिना और क्रायोलाइट जो है वो इसके बीच में डाला है। जब एल्यूमिनियम रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे ये बॉटम में लेयर बना देगा और यहाँ से हम इस फ्यूज्ड एल्यूमिनियम को बाहर निकाल देते हैं। सो द ओवरऑल रिएक्शन में टेक्स प्लेस एज, अब इसके में अंदर रिएक्शन क्या होता है? 2Al2O3 प्लस 3C फॉर्मेशन ऑफ 4Al प्लस 3CO2 मीन्स एल्यूमिना किस में रिड्यूस हो रही है? एल्यूमिनियम में, और कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हाल-हेरोल्ड प्रोसेस। इसको हम हाल-हेरोल्ड प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अब बात है इस प्रोसेस की वर्किंग क्या है इसकी। सो व्हेन करंट इज पास्ड, जब हम इस सिस्टम में से करंट को पास करते हैं देन व्हाट विल हैपन्स। अभी जो एल्यूमिना है हमारे पास एक इसमें डिकम्पोज हो जाती है एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में, Al3 पॉजिटिव प्लस O with 2 नेगेटिव, एंड दिस इज द सिस्टम जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज किया है। हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट रिएक्शन शो करने के लिए इस तरह से दर्शाया है, और यहाँ पे ये वही कार्बन की रॉड्स हमने डिप किए हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन मॉल्टन स्टेट में एल्यूमिना क्रायोलाइट लिया हुआ है, ये हमारे पास स्टील का वेसल है और इसमें अंदर लाइनिंग लगाई हुई है, और ये हमारे पास बैटरी है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है हमने यहाँ पे कार्बन लाइनिंग को दिया है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन रॉड्स को दिया है जिनको हमने कॉपर के क्लैंप के साथ जोड़ा हुआ है। सो व्हाट विल हैपन, अब कैथोड के ऊपर यू कैन सी द वर्किंग ऑफ दिस। यहाँ से देखिए करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अब एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव
और O(2) नेगेटिव, इधर को एल्यूमिनियम आयन आ जाएंगे और रॉड के ऊपर ऑक्साइड आयन चले जाएंगे। अब एल्यूमिनियम तो यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम में बदल जाएगा, और यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन है इस कार्बन की रॉड में से कार्बन को लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो इस तरह से ये जो रॉड्स हैं ये खत्म होती जाती हैं। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, लेट अस सी। यहाँ पे Al3 पॉजिटिव मेल्ट में से प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम लिक्विड स्टेट में जो यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाता है, और एनोड के ऊपर कार्बन सॉलिड ऑक्साइड आयन गया था इसके ऊपर, इसने कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड विद 2 इलेक्ट्रॉन, और यही ऑक्साइड आयन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है और एल्यूमिनियम की रिडक्शन हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन की रॉड का वेट जो है वो कम होता जाता है। फॉर ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड इज ब्रंट अवे। मतलब 1 किलोग्राम अगर हमने एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमारे पास 0.5 किलोग्राम मीन्स हाफ kg जो है वो कार्बन की एनोड जो है वो खत्म हो जाती है। So this was the process. Now extraction of copper from low grade ores and scraps. कॉपर की एक्सट्रैक्शन उसकी ओर से, लो ग्रेड ओर से और स्क्रैप से कैसे करेंगे? कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। कॉपर को हम हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये हाइड्रोमेटलर्जी है क्या? व्हाट इज हाइड्रोमेटलर्जी? द एक्सट्रैक्शन, रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। मेटल की एक्सट्रैक्शन, उसकी रिकवरी और उसकी प्यूरिफिकेशन थ्रू द प्रोसेसेस इन द एक्वा सॉल्यूशन। ये सारे के सारे प्रोसेस किस में होते हैं? एक्वा सॉल्यूशन मीन्स वाटर में। इस सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी। तो इस प्रोसेस में इट इज लीच्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर की लो ग्रेड ओर है उसकी हम लीचिंग करते हैं। किसके साथ करेंगे? या तो एसिड के साथ करेंगे या बैक्टीरिया के साथ करेंगे। द सोल्यूशन कंटेनिंग कॉपर आयन इज ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर आयन है उसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? या तो आयरन की स्क्रैप के साथ रिएक्ट करवाते हैं या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। उससे इसकी रिडक्शन हो जाती है। यू कैन सी द रिएक्शन। कॉपर एक्वस 2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस। और इसी तरह से जब हम आयरन के साथ करवाएंगे Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Fe सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ Cu सॉलिड प्लस Fe2 पॉजिटिव एक्वस। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन, कॉपर की रिडक्शन, Cu2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास कॉपर की रिडक्शन, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज रिफाइनिंग, कि जो हमारे पास मेटल तो एक्सट्रैक्ट हो गया है उसकी हम रिफाइनिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको प्यूरिफाई करेंगे। द मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड इज यूजुअली कंटेमिनेटेड विद सम इम्प्योरिटीज। कोई भी मेटल हम जब निकालते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज टू कन्वर्ट द मेटल इनटू प्योर फॉर्म इज कॉल्ड रिफाइनिंग। मेटल में से इम्प्योरिटीज को हटा करके मेटल को प्योर फॉर्म में बदलना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। ये हमारे पास क्रूड मेटल है, इसकी हमने रिफाइनिंग की, हमारे पास प्योर मेटल आ गया। तो जो हमने प्रोसेस यूज किया उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग कहते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द इम्प्योरिटीज। अब हम मेटल की रिफाइनिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है और इम्प्योरिटीज की प्रॉपर्टीज क्या है, उनके डिफरेंस के ऊपर। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रोसेसेस हैं जिनकी सहायता से हम रिफाइनिंग करते हैं। पहला है डिस्टिलेशन, सेकेंड इज लिक्वेशन,
next is electrolysis, next is zone refining, next is vapor phase refining and last is chromatographic methods. तो ये हमारे पास 6 रिफाइनिंग मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो लेट अस टेक फर्स्ट, दैट इज डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक और मरकरी. इस मेथड को हम जिंक या मरकरी की रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इसको हम आसानी से मेल्ट में बदल सकते हैं. द impure metal is evaporated to obtain the pure metals as distillate. हम यहाँ पे impure metal की evaporation करवाते हैं और उसको pure metal में बदलते हैं as a distillate. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास एक प्रोसेस दिखाया है. यहाँ हमने क्या किया हुआ है कि impure metal को लिया है. अब इसको हम यहाँ से आग की सहायता से मेल्ट करेंगे. मेल्ट करने के बाद इवेपोरेशन होगी. जो प्योर मेटल के वेपर है वो यहाँ से जा कर के यहाँ पे हमने एक कंडेंसर लगाया हुआ है. पानी सर्कुलेट करते हैं इसमें से. यहाँ से इनलेट होता है इसका, ये आउटलेट है. और जब हम पानी सर्कुलेट करते हैं तो ठंडा होता है. यहाँ से वेपर इसके यहाँ कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं. और जो इम्प्योरिटीज है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, वो यहाँ हमारे पास इकट्ठी रहती है, इसमें रह जाती है, पीछे बच जाती है. आप देखेंगे यहाँ से ये इवेपोरेशन हो रही है. ये हमारे पास रिसीवर है और यहाँ हमारे पास से प्योर मेटल कलेक्ट हो रहा है और नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हमारे पास यहीं वेसल में रह जाती है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. Second is liquefaction. In this method, a low melting metals like tin can be made to flow on a sloping surface. इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो मेटल है जैसे टिन है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, उसको स्लोप वाली सरफेस के ऊपर फ्लो करवाते हैं, उसकी फ्लोइंग करवाते हैं. और इन दिस वे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज. तो इस तरह से ये क्या होता है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो मेटल लिक्विड में बदल के फ्लो कर जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है वो सॉलिड फॉर्म में ही वहाँ उस सरफेस के ऊपर रह जाती है. इसको भी आप इसकी सहायता से देख सकते हैं. इंडिकेशन हमने यहाँ पे हमने ये मेटल लिया, इम्प्योर टिन लिया हुआ है, इसकी हमने यहाँ से बर्निंग करवाई तो मेटल तो कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में और मॉल्टन मेटल हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया. जो इम्प्योरिटीज थी, इन्फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, वो यहाँ पे हमारे पास पीछे रह जाती है. सो दिस वाज द लिक्वेशन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स by passing the electricity through the solution. So in this method, impure metal is made to act as anode. Impure metal को हम कौन सा इलेक्ट्रोड बनाते हैं? एनोड इलेक्ट्रोड बनाते हैं. मीन्स बैटरी का उसमें कौन सा टर्मिनल जोड़ेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे. यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक वेसल है, उसमें हमने इम्प्योर मेटल एनोड और प्योर मेटल कैथोड. इम्प्योर मेटल को हमने एनोड के ऊपर रखा है और प्योर मेटल हमने किसका लिया है? इसी मेटल की एक पतली सी छड़, उसका हम कैथोड बनाते हैं और इनको हम बैटरी से जोड़ते हैं और इसी मेटल के आयन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं. A strip of same metal in the pure form is used as cathode. They are put in a suitable electrolytic bath containing the soluble salt of the same metal. उसी मेटल का साल्ट जो सॉल्युबल हो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लेते हैं. The more basic means electropositive metal remains in the solution and less basic means electropositive metals go to basic ones go to the anode mode. अब होता क्या है यहाँ पे, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है एज ए इम्प्योरिटीज, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या बेसिक मेटल है वो सॉल्यूशन में ही रहता है. लेकिन जो लेस बेसिक मेटल अगर इम्प्योरिटी है तो वो एज ए एनोड मड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है. द रिएक्शंस आर यू कैन सी. एनोड के ऊपर क्या होगा? मेटल जो है ऑक्सीडेशन होगी, मेटल जो है
किस में टूट रहा है, Mn विद पॉजिटिव प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगी। मेटल आयन जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिड में बदलता है। मींस यहां से मेटल की एटम टूट करके आयन में बदलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देगी, और मेटल आयन जो है फिर कहाँ चला जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन या जो भी इसके इलेक्ट्रॉन होंगे उनको गेन करके ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। मीन्स मेटल यहाँ से मेटल आयन के रूप में ट्रांसफर हो जाता है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ से ये जो रॉड है ये टूटती जाती है, और इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो भी फिर निकलती जाएगी। जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है जो एज ए इम्प्योरिटी वो सॉल्यूशन में चला जाता है, जो लेस बेसिक है वो क्या करेगा, एज ए एनोड मड यहाँ पे मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करके वो एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। यू कैन सी द वर्किंग ऑफ दिस हेयर। यहाँ से करंट पास किया है, ये देखिए यहाँ से ये टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास ये एनोड मड इकट्ठा हो गया है और इसके ऊपर मेटल जो है डिपॉजिट हो गया है। कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट मेथड। हम कॉपर को इसी मेथड की सहायता से जो है वो रिफाइन करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर का एनोड लेंगे और एक पतली सी स्ट्रिप जो है कॉपर की उसको कैथोड लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जो क्या लेंगे इसमें, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और द नेट रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस इज ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन प्योर फॉर्म फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जो कॉपर है वो कहाँ से कहाँ को ट्रांसफर होता है, एनोड से कैथोड को ट्रांसफर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर एनोड पे एक पतली सी स्ट्रिप प्योर कॉपर की कैथोड बनाया है, और हम क्या करेंगे कि ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा, कॉपर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आयन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और कैथोड के ऊपर क्या होगा कि कॉपर आयन सॉल्यूशन में से जाकर के यहाँ इस इलेक्ट्रोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम में बदल जाएगा और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। Impurities from the blister copper deposit as anode mud, which contains antimony, selenium, tellurium, silver, gold and platinum. और जो impurities है वो यहाँ से टूट करके यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। You can also see with the help of working of this picture. यहाँ से आपके पास ये एनोड मड और यहाँ से कॉपर आयन के रूप में इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, और इससे इस रॉड का जो है वेट जो है बढ़ता जाता है। द रिकवरी ऑफ दिस एलिमेंट्स में मीट द कॉस्ट ऑफ द रिफाइनिंग, और इन्हीं की रिकवरी से हमारी जो है कॉस्ट इस प्रोसेस की इन्हीं इम्प्योरिटीज की रिकवरी से पूरी हो जाती है। जिंक में ऑल्सो भी रिफाइंड दिस वे, जिंक को भी हम इसकी सहायता से रिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला मेथड है दैट इज जोन रिफाइनिंग। अब जोन रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मैट देन इन सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। मीन्स जो इम्प्योरिटीज है वो ज़्यादा सॉल्युबल किस में होती है, जो मेटल जो है लिक्विड स्टेट में है उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू द मेटल इन द सॉलिड स्टेट। मीन्स अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स में हमारे पास इकट्ठे मेटल को रखा है तो इम्प्योरिटीज किधर को जाना चाहेगी, मीन्स जो हमारे पास मेल्टेड फॉर्म है उसमें वो शिफ्ट हो जाती है। A circular mobile heater is fixed at one end of a rod, the impure metals. हम क्या करते हैं कि जो इम्प्योर मेटल की रॉड है उसमें एक सर्कुलर हीटर फिक्स कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये इम्प्योर मेटल की रॉड ली है, इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर यहाँ प्रोवाइड करवाया है, और इसको हमने सर्कुलर हीटर, ये सर्कुलर हीटर है, इससे हम इसको हीट करेंगे। और करेंगे क्या कि जब ये हीटर हीट अप हो जाएगा तो हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। उससे क्या होगा कि जो मेटल की रॉड है वो पिघलने लगेगी, और पिघलती हुई
जैसे जैसे हीटर मूव करेगा वैसे वैसे ही ये भी पिघलती जाएगी, और जैसे ही हीटर आगे मूव करेगा पीछे से ये सॉलिड में बदल दी जाएगी और हीटर के साथ एक पिघलती हुई आगे चलती रहती है। और इससे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज है वो भी शिफ्ट होती रहती है जो मेल्ट है या मेल्टेड स्टेट है उसमें मेटल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास हीटर को हमने मूव किया, मॉल्टन जोन यहाँ जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि इम्प्योरिटीज भी इस मॉल्टन में शिफ्ट होती जा रही है और यहाँ पे पहुंच गई। अब हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे तो इम्प्योरिटीज यहाँ से शिफ्ट होती होती मेल्ट में जाती रहेगी और एक एंड पे इकट्ठी हो जाएगी, और इस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पास रॉड जो है प्योर फॉर्म में आ रही है। हमने शिफ्ट कर दिया, पूरी प्योर फॉर्म में आ गई और सारी इम्प्योरिटीज यहाँ इकट्ठी हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सिरे को इससे काट लेते हैं और पीछे जो हमारे पास जो मेटल की रॉड होती है वो प्योर फॉर्म में आ जाती है। सो दिस मॉल्टन zone moves along with the heater which is moved forward. As the heater moves forward, the pure metal crystallizes out of the melt and the impurities pass on into the adjacent molten zone. The process is repeated several times and the heater is moved in the same direction. हीटर को हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहाँ से दोबारा पीछे को नहीं लाएंगे गर्म करते हुए, यहाँ ही गर्म करेंगे और यहाँ से गर्म करते हुए इसको आगे ले जाते हैं। पीछे को जब मूव करेंगे तो कोल्ड स्टेट में। सो एट वन एंड द इम्प्योरिटी गेट कंसंट्रेटेड, दिस एंड इज कट ऑफ। सो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। तो हम इस मेथड को किस तरह के मेटल की रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरोन है, गैलियम है, इंडियम है, और जिन मेटल से हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं उन मेटल्स की प्यूरिफिकेशन के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज वेपर फेज रिफाइनिंग। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, मेटल को पहले कन्वर्ट करेंगे वोलेटाइल कंपाउंड में, मतलब मेटल को किसी ऐसे रिएजेंट के साथ कंबाइन करेंगे कि वो वोलेटाइल फॉर्म में आ जाए, वोलेटाइल कंपाउंड बना दे। फिर उस वोलेटाइल कंपाउंड को दोबारा डिकम्पोज करवाते हैं मेटल में और उसको हम दूसरी जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं मेटल को। इट इज देन डिकम्पोज टू गिव द प्योर मेटल। फॉर दिस देयर आर द टू रिक्वायरमेंट्स। अब इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की जरूरत होती है। क्या क्या है, पहला कि जो मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड विद एन अवेलेबल रिएजेंट। जो हमारे पास कोई रिएजेंट है जिसके साथ ही मेटल कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद एक वोलेटाइल कंपाउंड बना दे, और द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजिली डिकम्पोजेबल सो दैट द रिकवरी इज इजी। जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाना चाहिए ताकि इसकी रिकवरी हम आसानी से कर सकें। ये हमारे पास प्रोसेस है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो इम्प्योर मेटल है, हमने यहाँ पे इसको इम्प्योर मेटल को रख दिया है शेल्फ के ऊपर, यहाँ से हम वोलेटाइल जो ऐसा रिएजेंट है जो इसके साथ कंबाइन करके इस मेटल का कंपाउंड बना दे और वो वोलेटाइल फॉर्म में आ जाए, और यहाँ से जाता हुआ वो वोलेटाइल कंपाउंड हम क्या करेंगे, यहाँ से वो दोबारा फिर यहाँ पे डिकम्पोज होगा और यहाँ पे मेटल हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, जो रिएजेंट है वो निकल जाएगा। तो यू कैन सी हेयर, ये हमारे यहाँ से रिएजेंट को पास किया, इसके साथ ही कंबाइन करके देखिए ये वोलेटाइल कंपाउंड बना रहा है। वोलेटाइल कंपाउंड यहाँ आकर के मेटल यहाँ पे छोड़ रहा है और जो रिएजेंट था वो दोबारा यहाँ से पास हो जाता है, उसको हम दोबारा रिसाइकलिंग कर देते हैं इसकी। तो दिस इज द वेपर फेज रिफाइनिंग, और इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं निकल की रिफाइनिंग के लिए, जिसको मॉन्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। In this process, nickel is heated in a stream of carbon monoxide, forming a volatile complex nickel tetracarbonate. यहाँ पे हम निकल को किसके साथ हीट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और कॉम्प्लेक्स जो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा बन रहा है, निकल टेट्राकार्बोनाइड। निकल कंबाइन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, टेम्परेचर रहता है 330 to 350 केल्विन, निकल टेट्राकार्बोनाइड बना रहा है ये, और ये वोलेटाइल कंपोनेंट है। अब
द कार्बोनाइल इज सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर सो दैट इट इज डिकम्पोज्ड गिविंग द प्योर मेटल। इसको हम थोड़ा और हीट करते हैं, उससे क्या होता है कि जो निकल टेट्रा कार्बोनाइल है वो दोबारा डिकम्पोज हो जाता है निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज द प्रोसेस। ऐसा ही प्रोसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड हम यहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से ये इम्प्योर निकल के साथ कंबाइन करके निकल कार्बोनाइल बना रहा है, निकल टेट्रा कार्बोनाइल यहाँ से पास करके यहाँ हमने टेम्परेचर 450 to 470 केल्विन रखा हुआ है और यहाँ पे इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, निकल यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा यहाँ से आप पास करके इसको रिसाइकल कर देते हैं। सो दिस इज द मॉन्स प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। नेक्स्ट इज वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम और टाइटेनियम। इस मेथड में हम क्या करते हैं, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल the oxygen and nitrogen present in the form of impurities in certain metals like zirconium and titanium। जिरकोनियम और टाइटेनियम में जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एज ए इम्प्योरिटीज, उसको हम यहां से निकालते हैं। क्या करेंगे, क्रूड मेटल को हीट करते हैं, इसमें इन इवैक्यूएटेड वेसल विद आयोडीन। एक इवैक्यूएटेड वेसल मीन्स जिसमें हवा नहीं है, आयोडीन रखी है, उसके साथ हम क्रूड मेटल को हीट करते हैं। द मेटल आयोडाइड बीइंग मोर कोवलेंट वोलेटाइलाइजेस, मेटल आयोडाइड बन जाएगा, कोवलेंट नेचर का है, उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है इसलिए वो वोलेटाइल हो जाता है। यहाँ पे देखिए जिरकोनियम आयोडीन के साथ जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बना रहा है। द मेटल आयोडाइड इज डिकम्पोज्ड ऑन द टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रिकली हीटेड टू अबाउट 1800 केल्विन। वहीं पे हमने क्या रखा होता है, एक टंगस्टन का फिलामेंट रखा होता है जिसको हम बिजली की सहायता से हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, 1800 केल्विन तक। तो जो मेटल आयोडाइड जैसे जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बना, ये दोबारा डिकम्पोज हो जाता है, इसमें जिरकोनियम और आयोडीन में। तो जो जिरकोनियम है या मेटल जो है, इट विल डिपॉजिटेड ऑन द प्योर मेटल इज दस डिपॉजिटेड ऑन द फिलामेंट। प्योर मेटल किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, फिलामेंट के ऊपर डिकम्पोजिशन हो जाता है जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड की, जिरकोनियम और आयोडीन। ये हमने मेथड को दिखाया है। यहाँ हमारे पास ये इवैक्यूएटेड जो है वो वेसल है, यहाँ हमने आयोडीन रखी है, यहाँ ये साइड में हमने क्या क्रूड मेटल लगाया हुआ है, यहाँ से आयोडीन के वेपर जाएंगे, इसके साथ यहाँ पे जुड़ करके जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड या टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बना देगा। इस फिलामेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हीट करते हैं 1800 केल्विन तक। फिर जो जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बनेगा उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, जिरकोनियम या टाइटेनियम इस फिलामेंट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। आप देखेंगे ये वेपर जा रहे हैं, यहाँ से आयोडीन के वेपर आ गए, यहाँ से ये टाइटेनियम और जिरकोनियम ये बन गया आपके पास जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड या टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। हमने इसको अब फिलामेंट को हीट किया है, कितने टेम्परेचर तक हीट करेंगे इसको हम, 1800 केल्विन तक हमने इसको हीट किया, डिकम्पोजिशन हो गई, फिलामेंट के ऊपर आपके पास से जिरकोनियम या टाइटेनियम डिपॉजिट हो जाता है। सो दिस इज द वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम और टाइटेनियम। अब अगला जो मेथड है हमारे पास, दैट इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? It is based on the principle that different components of a mixture are differently adsorbed on an adsorbent। एड्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड है ये कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है कंपोनेंट्स का और एड्जॉर्बेंट के ऊपर अगर हम उस मिक्सचर को डालते हैं तो जो उसमें कंपोनेंट है वो अलग अलग जगह एड्जॉर्ब होते हैं या उनकी एड्जॉर्प्शन पावर जो है वो अलग अलग होती है। कोई स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होता है, कोई वीकली एड्जॉर्ब होता है। द मिक्सचर इज पुट इन ए लिक्विड और गैसियस मीडियम। मिक्सचर को हम किस स्टेट में लेते हैं, या तो लिक्विड स्टेट में लेंगे या गैसियस स्टेट में लेंगे, विच इज मूव्ड थ्रू द एड्जॉर्बेंट। और उस लिक्विड को या गैसियस मिक्सचर को हम एड्जॉर्बेंट के ऊपर से गुजारते हैं या उसमें से गुजारते हैं। द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एड्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट लेवल ऑन द कॉलम। अब हमने जो एक कॉलम बनाया होता है एड्जॉर्बेंट का, उसके थ्रू
या उसमें से हम इस कंपोनेंट के मिक्सचर को पास करते हैं। अब कंपोनेंट्स उस एडजॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग लेवल पे जो है एडजॉर्ब हो जाता है। आप इसको पिक्चर की सहायता से भी देखेंगे। द एडजॉर्ब्ड कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड बाय यूजिंग द सुटेबल सॉल्वेंट। और फिर हम क्या करते हैं, जो एडजॉर्ब कंपोनेंट हैं उनको हम सॉल्वेंट की सहायता से निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास ये हमने कॉलम की बात की थी। यहाँ पे हमारे पास एक ब्यूरेट टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें नीचे एक कॉर्क लगा होता है। इसके अंदर हमने ये एडजॉर्बेंट पैक किया होता है। अब जिस मिक्सचर को, कंपोनेंट को हमने अलग करना है उसको हम यहाँ पे डालते हैं। आप देखेंगे हमने इस कंपोनेंट जिसको हमने मिक्सचर को सेपरेट करना है उसको हमने यहाँ टॉप में डाल दिया और यहाँ पे इसकी एडजॉर्प्शन हो जाती है। एडजॉर्प्शन हो गई। इसमें मिक्सचर जो कंपोनेंट है वो अलग अलग लेवल पे एडजॉर्ब होते हैं। कोई स्ट्रांगली एडजॉर्ब हुआ है यहाँ पे, कोई वीकली एडजॉर्ब हुआ है। अब इसके ऊपर हम ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे कि ये डिजॉल्व कर दे। तो हमने डाल दिया, आप देख रहे हैं अलग अलग लेयर्स पे बन गए हैं। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट निकल गया, ये हमारे पास सेकंड कंपोनेंट निकल रहा है और ये हमारे पास थर्ड कंपोनेंट निकल रहा है। इसमें एक बात रहती है कि जैसे हमने मिक्सचर को यहाँ डाला, कंपोनेंट की एडजॉर्बिंग पावर अलग अलग है। जो कंपोनेंट वीकली एडजॉर्ब होता है वो पहले निकलता है। मींस एक कंपोनेंट वीकली एडजॉर्ब था, ये उससे थोड़ा स्ट्रांगली एडजॉर्ब था, तब ये सेकंड नंबर पे आया। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब हुआ था। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब होता है वो सबसे लास्ट में निकलता है। So there are several chromatographic techniques such as paper chromatography, column chromatography, gas chromatography etc. बहुत सारी टेक्निक्स हैं क्रोमेटोग्राफी की। यहाँ पे हमने दिखाई है आपको, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी है। लेकिन हम जनरली जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यही है जो हमने बताया। In this method, the column of alumina is prepared in a glass tube and the moving medium containing a solution of the component is in the liquid form. एल्यूमिना डालते हैं। जो हमने एब्जॉर्बेंट लिया था वो कौन सा लिया, एल्यूमिना लिया है इसमें, और कोई सॉल्यूशन लेंगे जिसको हम एज ए एलिमेंट कहेंगे। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन माइन्यूट क्वांटिटीज। कहाँ यूज करते हैं हम, ऐसे कंपोनेंट जो हमारे पास बहुत कम मात्रा में माइन्यूट क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। And the impurities are not very different in the chemical properties from the elements to be purified. और यहाँ पे जो impurities हैं उनकी भी कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है। तो उस केस में हम इसको लेते हैं। हमारे पास वही है ये, यहाँ पे हमने एल्यूमिना का लिया हुआ है कॉलम, स्टेशनरी फेज कहते हैं हम इसको। इसमें हम डालेंगे जो मिक्सचर का कंपोनेंट है उसको डालेंगे, जिसको हमें सेपरेट करना है। इसको हमने डाल दिया, एडजॉर्ब हो गया यहाँ पे ये। अब इसमें एलिमेंट डालेंगे जो डिजॉर्प्शन करेगा इसकी, और कंपोनेंट्स अलग अलग अपने अपने जिस तरह से एडजॉर्ब हुए थे उस तरह से ये निकलेंगे। पहला निकल गया, अब दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा और फिर तीसरा कंपोनेंट आ जाता है। नाउ यूजेस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, इनका कमर्शियल यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो पहला आता है हमारे पास यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के फॉइल्स हम यूज़ करते हैं चॉकलेट की रैपिंग के लिए, मेडिसिन के रैपर्स के लिए, फूड आइटम को रैप करने के लिए। इसी तरह से जो एल्यूमिनियम की डस्ट है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, पेंट्स और लेकर्स में यूज़ करते हैं। Aluminium being highly reactive, it is also used in the extraction of chromium and manganese from their oxide. क्रोमियम और मैग्नीज को निकालने के लिए उनके ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं। क्रोमियम, मैग्नीज और दीज आर द रिएक्शंस। यहाँ पे एल्यूमिनियम को हमने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है। ये क्रोमियम ऑक्साइड में से क्रोमियम को रिड्यूस करवा रहा है और मैग्नीज ऑक्साइड में से मैग्नीज को रिड्यूस करवा रहा है। एल्यूमिनियम के वायर्स, these are used as a electricity conductors। एल्यूमिनियम के वायर्स हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए यूज करते हैं। इसके एलॉयज बीइंग लाइटर,
दे आर वेरी यूजफुल। कहाँ कहाँ, जैसे आपके पास गामा एलॉयज है, ड्यूरालुमिन है, इनमें परसेंटेज आप देख सकते हैं। गामा एलॉय में 92.5% एल्यूमिनियम है, 4% कॉपर और 2.5% मैग्नीशियम। ड्यूरालुमिन में 93.5% एल्यूमिनियम, 4.4% कॉपर है और 1.5% मैग्नीशियम एंड 0.6% मैग्नीज है। तो ये जो एलॉय हैं ये लाइट होने की सहायता से हम इनको एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में भी काम ये यूज करते हैं। अब है यूजेस ऑफ कॉपर। कॉपर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? पहली बात कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में वायर बनाने के काम आता है, वाटर पाइप, स्टीम पाइप्स बनाने के काम आता है। दीज आर द इलेक्ट्रिकल वायर्स और दीज आर द कॉपर पाइप्स। स्टीमर में यूज करते हैं या वाटर पाइप में यूज करते हैं। यूज्ड इन सेवरल एलॉयज दैट आर rather टफर देन द मेटल itself। मेटल से जो ज़्यादा टफ है वो एलॉय बनाने के लिए, जैसे कॉपर से ज़्यादा टफ ब्रास, ब्रॉन्ज, क्वाइनेज एलॉय। ब्रास में क्या होता है? मिक्सिंग विद जिंक। ब्रॉन्ज में क्या है? कॉपर मिक्स्ड विद टिन। और क्वाइनेज एलॉय में निकल मिक्स्ड विद कॉपर। ब्रास आप परसेंटेज भी देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज ब्रॉन्ज एंड दिस इज क्वाइनेज। डोमेस्टिक यूज में भी आर्टिकल्स बनाने के काम आते हैं ये, और कॉमर्शियल यूज के लिए भी जो आर्टिकल्स हैं वो बनाने के काम आता है। यूजेज ऑफ जिंक। जिंक की कहाँ कहाँ यूज करते हैं? पहली बात, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। लोहे को जंग ना लगे इसलिए जिंक की परत उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन है और इट इज़ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन बैटरीज। जो हमारे पास ड्राई सेल होते हैं, बैटरीज होती है, ड्राई सेल में जो आउटर जो इसका कंटेनर होता है उसमें इसको उसका जिंक का बना होता है ये। एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैनी एलॉयज, ब्रास, जर्मन सिल्वर एटसेट्रा। ब्रास में कंपोजिशन आप देख सकते हैं इसकी, कॉपर 60%, जिंक 40%, सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में कॉपर 25 to 30%, जिंक 25 to 30% और निकल 40 to 50% होती है। दिस इज ब्रास एंड दिस इज जर्मन सिल्वर। जिंक डस्ट, इट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ्स, पेंट्स एक्सेट्रा। डाइस में, पेंट्स में जिंक की डस्ट को हम यूज करते हैं। उसके बाद है यूजेस ऑफ आयरन। कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कंपोजिशन क्या रहती है कार्बन, सिलिकॉन वगैरह की? कार्बन 3.4%, सिलिकॉन 1.8% एंड मैग्नीज जो है 0.5% रहता है। और यूज कहाँ करते हैं इसको? कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर्स, गटर पाइप्स, टॉयज एक्सेट्रा। यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर दिस। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन एंड स्टील। रॉट आयरन और स्टील बनाने के काम भी हम कास्ट आयरन को लाते हैं। रॉट आयरन में आयरन की परसेंटेज 99.8%, स्टील में 99.5%, बाकी कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। रॉट आयरन को कहाँ यूज करते हैं? यूज फॉर मेकिंग एंकर्स, वायर्स, बोर्ड्स, चेन्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। These are the picture of these things। जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इसको यूज करते हैं रॉट आयरन को। स्टील की भी बहुत सारे यूजेस हैं। एलॉय स्टील हम बनाते हैं दूसरे मेटल्स इसमें डाल करके, जैसे निकल स्टील है, क्रोम स्टील है। तो निकल स्टील इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल्स, दिस इज निकल स्टील। ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन पार्ट्स, पेंडुलम, मेजरिंग टेप्स एक्सेट्रा। केबल्स, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन पार्ट्स, पेंडुलम्स, मेजरिंग टेप्स, इनको बनाने में हम निकल स्टील का यूज करते हैं। और क्रोम स्टील, आर्मर प्लेट्स, कटिंग टूल्स, क्रशिंग मशीन्स, इनको बनाने में हम क्रोम स्टील का यूज करते हैं। आर्मर प्लेट्स हैं, कटिंग टूल्स, क्रशिंग मशीन्स। स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज करते हैं? फॉर साइकिल, ऑटोमोबाइल, पेंसिल्स, पेन्स, दीज आर द पिक्चर ऑफ दिस। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।